हाय एवरीवन, तो आज हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कवर करने वाले हैं जून मंथ की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज मुझे बहुत ही भयंकर कोल्ड हो रखा है। इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसी है और मैंने 2-3 दिन से इसी वजह से रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, बट अगर मैं आज भी नहीं करूँगी तो आप लोगों के जो मैसेजेस हैं, ओ माय गॉड, सब ने ऑलमोस्ट मुझे मेल कर रखा है, दी जल्दी डालो, दी नेक्स्ट पार्ट डालो, फटाफट डालो, आप अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से आज मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हम लोगों ने कर लिया था, इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोगों ने कर लिया था। इंटरनेशनल रिलेशंस के 2 टॉपिक बचे हैं हमारे पास। एक तो है ये इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, और दूसरा है न्यूज़ इन शॉर्ट्स। ठीक है, और इसके अलावा आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सेक्शन हमें कंप्लीट करना है। तो इसके भी कुछ टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ों का मुझे आंसर करना है। सबसे पहली चीज़ तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मेल किया था कि दी आप जुलाई का क्यों नहीं करा रहे हो। तो देखो, मैंने ये पहली वाली वीडियो में भी आपको समझाया था। विजन आईएएस क्या करता है ना, जैसे ये आपका अब अगस्त चल रहा है, राइट, अगस्त में वो जुलाई की मैगज़ीन को रिलीज़ करेगा, वो भी 20 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक। तो विजन आईएएस हर महीने की 20 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में पिछले महीने की मैगज़ीन जो है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, तो पिछले महीने यानी कि अब जुलाई में जो आपका 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जो भी करंट अफेयर रहा है वो अगस्त में विजन आईएएस रिलीज़ करेगा 20 से लेकर 24 अगस्त के बीच। और जुलाई 22 तारीख को आई थिंक 22 या 23 तारीख को विजन आईएएस ने जून की मैगज़ीन रिलीज़ की है। तो लेटेस्ट जो मैगज़ीन है ना वो जून की ही है, इस वजह से मैं जून की कवर करा रही हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये है, मेरा जो मोटिव रहता है ना, मेरा जो एम है वो ये है कि मेरी जो वीडियो हो ना वो 1 से 1.5 घंटे की हो, उससे ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि 3-3.5 घंटे की जो वीडियो होती है ना उसमें मन नहीं करता है कि इतनी बड़ी वीडियो है कैसे देखेंगे वगैरह वगैरह। तो इस वजह से मेरा एम है कि 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो, उसमें मैं मिनिमम 5 to 6 टॉपिक्स जो है वो कवर करा दूँ। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस के हम लोगों ने 4-5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के 2 टॉपिक और इकोनॉमी के ये 4 टॉपिक्स टिल एसेट मोनेटाइजेशन यहाँ तक कवर करने वाले हैं। फिर जो आपकी सिक्योरिटी वाली वीडियो होगी ना, ये देखो, सिक्योरिटी में हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं। तो इसमें मैं हमारे जो इकोनॉमी के 4 टॉपिक्स बच जाएंगे 3.5 से लेके 3.8 तक, इनको मैं कवर करा दूंगी। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको सेंस बना रही होंगी कि हम हर वीडियो में कोशिश करेंगे 6-6 टॉपिक जो हैं वो कवर कर लें। ठीक है, तो आज जो हम जहाँ से कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ठीक है, अब विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन्स है ना, ये आप लोग विजन आईएएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी इसको डाउनलोड करने का। दूसरी चीज़, अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो मेरे को कॉमेंट करना, जिससे मैं देखूंगी अगर मुझे मिलता है अमेजोन वगैरह पे तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी। तीसरी चीज़ ये है कि कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना। और मुझे पिछली वीडियो पे इतना प्यारा रिस्पांस मिला है ना, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट कमेंट्स एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो अब ध्यान से सुनना है यहाँ से। तो इसको स्टैब्लिश किया था 1975 में। ठीक है, अब ये क्या है, क्या काम करती है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। पर इस बॉडी को हमने स्टैब्लिश किया था 1975 में और 2025 में इसको स्टैब्लिश हुए 50 इयर्स हो चुके हैं और इस वजह से ये न्यूज़ में जो है बना हुआ है। ठीक है, तो इकोवास मार्क्ड इट्स 50th एनिवर्सरी दिस ईयर। क्लियर है ये चीज़। अब इस टॉपिक को, इस बॉडी को पूरा समझने से पहले हमें पहले वर्ल्ड मैप देखना पड़ेगा। तो ये है वर्ल्ड मैप, ये है हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स, इसमें हमें फोकस करना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, अब नीचे आओ। अब ये आपका अफ्रीका का मैप है। ठीक है, जिसमें जो ये वाला पोर्शन है आपका नॉर्थ ऑफ अफ्रीका है, यानी कि ये वाला आपका वेस्ट ऑफ अफ्रीका है, यानी कि ये वाला साउथ ऑफ अफ्रीका है, यानी कि ये वाला, और ये वाला आपका ईस्ट ऑफ अफ्रीका है, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो इकोवास जो है ना आपके, पहले इसमें 15 कंट्रीज हुआ करती थी इस ग्रुप में। ठीक है, अब इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 12 वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, पहले 15 कंट्रीज़ हुआ करती थी वेस्ट अफ्रीका की और अब कितनी है, अब 12 कंट्रीज़ हैं वेस्ट अफ्रीका की। तो ये जो है ना, ये 12 वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ गया। और यहाँ आपकी जितनी ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, इधर आ जाओ नीचे, ये देखो, ये आपको दिख रहा है। तो इन सभी कंट्रीज़ का जो है ग्रुप है जिसको हम लोग इकोवास कहते हैं।
क्लियर, ये चीज़ इजी टू अंडरस्टैंड था। अब इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1975 28 मई में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अर्लियर इसमें पहले 15 मेंबर्स हुआ करते थे 2024 तक। 2024 में ना 3 कंट्रीज़ आपकी बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये 3 जो कंट्रीज़ है ना, इन्होंने विड्रॉ कर ली अपनी मेंबरशिप। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 मेंबर्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और इस बॉडी को किस ट्रीटी के तहत स्टैब्लिश किया गया था? तो ट्रीटी ऑफ लागोस, इसके थ्रू इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना, किस ट्रीटी के तहत इकोवास को स्टैब्लिश किया गया था। और ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कोशिश की इसके ऊपर सर्च करने की कि प्री में कुछ आया है या मेंस में कुछ आया है, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला इससे, ठीक है। तो क्योंकि अब ये हॉट टॉपिक है, तो इस बार नहीं तो अगली बार, क्योंकि अब यूपीएससी के नज़र में आ चुका है ये, ठीक है। तो यूपीएससी आपसे पूछेगा ही पूछेगा। प्लस 2024 में जब 3 कंट्रीज़ ने अपना मेंबरशिप विड्रॉ किया था इसमें से, फिर भी ये न्यूज़ में था, फिर भी यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। तो हो सकता है इस बार के लिए बचा के रखा हो, गॉड नोज। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस ट्रीटी के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। कितने मेंबर्स हैं? तो ये सारे हैं इसके मेंबर्स, ठीक है। ये सारे के सारे नाम आपको पता होने चाहिए, कौन कौन सी कंट्री है जो इकोवास से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और 3 कंट्रीज़ का नाम इसमें नहीं है लिखा हुआ, कौन कौन सी 3 है? एक है बुर्किना फासो, दूसरा हो गया माली और तीसरा हो गया नाइजर। इधर ही कहीं होगा, देखो इधर, एक है बुर्किना फासो, एक हो गया आपका माली और एक हो गया नाइजर। ये 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर ली है इससे, ठीक है। पहले इसके मेंबर हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 12 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स हैं। क्लियर है ये चीज़? तो आपको इन 15 की 15 कंट्रीज़ का नाम पता होना चाहिए, इन 12 का तो स्पेसिफिकली पता होना चाहिए और इन 3 का भी पता होना चाहिए कि पहले थे और अब नहीं है मेंबर्स। क्लियर है ये चीज़? ईजी टू अंडरस्टैंड था। नाउ अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अबूजा नाइजीरिया में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसको स्टैब्लिश क्यों किया था हमने? तो हमने इसको स्टैब्लिश किया था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए वेस्ट अफ्रीका में। समझ में आ गया? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि 2 कंट्रीज़ हैं, 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, वो आपस में किन किन चीज़ों को लेकर ट्रेड करेंगी, कितना टैक्स लगाएंगी। अगर इतना टैक्स लगाएंगी तो उनकी कंट्री के प्रोडक्ट पे भी हम टैक्स लगाएंगे। तो वो आपस में सलाह मशवरा बना, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, जिसके तहत हम लोग अपने ट्रेड कर पाएँ, इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ। हमारी जो इकोनॉमी है अगर वो ग्रो कर रही है और हमने इकोनॉमी ग्रो करने के लिए कोई XYZ मेथड अपनाया है, तो हम जब भी हमारी इकोवास की ऐसी कोई मीटिंग हो रही है तो हम उसमें शेयर करें कि हमारा XYZ अप्रोच था अपनी इकोनॉमी को लेके और अब ये अच्छा कर रहा है अप्रोच, ताकि जो बाकी की कंट्रीज इससे जुड़ी हुई है ना, वो भी उसी XYZ मेथड को इस्तेमाल करें और उनकी कंट्री की इकोनॉमी भी बूस्ट करे। क्लियर है ये चीज़? पॉलिटिकल कोऑपरेशन आई डोंट थिंक समझाने की ज़रूरत है, आपस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, पीस बना रहे, सब कुछ मेंटेन रहे, इस वजह से इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है ये चीज़? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या है। ये प्रमोट करता है कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन फॉर एन इकोनॉमिक यूनियन इन वेस्ट अफ्रीका, इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स रिलेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अफ्रीकाज डेवलपमेंट। क्लियर है ये चीज़? नाउ इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, इकोवास एस्टैब्लिश्ड इट्स फ्री ट्रेड एरिया इन 1990। अब पहले इतनी लाइन का मतलब समझते हैं। तो इकोवास में जितने भी ये मेंबर्स कंट्रीज़ हैं ना, इन्होंने क्या तय किया? इन्होंने तय किया कि हम लोग आपस में जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे ना, हम लोग उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। क्लियर है ये चीज़? पहली चीज़। तो दूसरा, जो भी हम गुड्स और सर्विसेज, जैसे इधर ऊपर आओ, इधर अगर मान लो गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है। अब बुर्किना फासो पहले थी मेंबर, ठीक है, तो मान लो अब इसको चाहिए, अब वो इस रीजन से होके आ रहा है इनके पास, तो ये लोग भी जो है ना अपना कोई कमीशन या अपना चार्ज जो है नहीं लेंगे। तो गुड्स या सर्विसेज जो है ना, वो आपस में फ्री मूवमेंट जो है उस चीज़ का अलाउ किया जाएगा। साथ ही रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इंटरनल जितने भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको कम किया जाएगा, क्लियर है चीज़? तो आपस में हम लोग फ्री ट्रेड रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग आपस में ट्रेड को लेके ना जितने भी हमारे बैरियर्स हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं फ्यूचर में आपस में, उनको कम करें। क्लियर है ये चीज़? तो फ्री ट्रेड जोन बन गया, यानी कि अब ये लोग आपस में कितना भी ट्रेड करते हैं उस चीज़ पे ये लोग ना इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, ना एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, ना कस्टम चार्ज है, कुछ भी नहीं है। तो फ्री मूवमेंट वगैरह अलाउड है, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की, यहाँ पे आप लोग देखो, एंड अडॉप्टेड अ
कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ इन जनवरी 2015। कहने का क्या मतलब है, मान लो इंडिया है जो इन इकोवास में से जितनी 12 कंट्रीज हैं उनमें से किसी एक कंट्री के साथ ट्रेड करती है। क्लियर है ये चीज़। तो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ क्या कहता है कि जब कोई एक फ्री ट्रेड जोन के बाहर से कोई कंट्री आती है, वो अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है, तो हर मेंबर कंट्री उस पर एक फिक्स्ड कॉमन रेट का टैक्स लगाता है। यानी कि अगर मुझे बेनिन में एक्स अमाउंट देना पड़ रहा है तो मुझे वही सेम अमाउंट नाइजीरिया में देना पड़ेगा, मुझे वही सेम अमाउंट जो है यहाँ पे देना पड़ेगा, वही सेम अमाउंट यहाँ पे देना पड़ेगा, वही सेम अमाउंट मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इकोवास की जितनी भी कंट्रीज़ है ना, वो कंट्रीज़ अगर आपस में नहीं बल्कि बाहर से किसी और कंट्री के साथ अगर कुछ भी ट्रेड करती है, तो उनका अगर सामान इंपोर्ट करते हैं वो लोग अपने देश में, तो वो लोग सारी ही 12 कंट्री सेम टैक्स लगाएंगी उन इम्पोर्टेड आइटम पे। समझ में आ गया ये चीज़? क्लियर है ये चीज़? तो ये था आपका इसका मतलब कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। क्लियर है? तो इस चीज़ को जनवरी 2015 में अडॉप्ट किया गया। और ये जो फ्री ट्रेड एरिया यानी कि आपस में हम लोग फ्री में ट्रेड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि अगर ये बुर्किना फासो है, ये इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है कुछ, तो बुर्किना फासो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट? ये कैसे आएगा? तो इसको मदद लेनी पड़ेगी या तो गिनिया की या तो किसी और कंट्री की। तो गिनिया में आएगा पहले वो सामान, फिर वो सामान बुर्किना फासो में जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? तो ये जो गिनिया है ना, ये भी इससे बुर्किना फासो से कुछ भी पैसे चार्ज नहीं करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट जो है अलाउ करेगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये था फ्री ट्रेड एरिया का मतलब। तो ये इसी वजह से इकोवास जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अफ्रीकन रीजन के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है। क्लियर है ये चीज़? आपको इसका हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए, किस ट्रीटी के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया है वो पता होना चाहिए, और कौन कौन मेंबर्स हैं या पहले रह चुके हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ये 3 प्री के पर्पज से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया और इकोवास का रिलेशन समझते हैं। तो सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक रिलेशन समझते हैं। तो इंडिया को ना 2004 में एज अ ऑब्जर्वर स्टेट की तरह बुलाया गया था इकोवास की मीटिंग में। क्लियर है ये चीज़? तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है इकोवास की जितनी मीटिंग्स होती है ना उनको देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। ये ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब होता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है? ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब क्या होता है? तो इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था 2004 में। तो इकोवास की मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है इंडिया। ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक तो ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो जितने भी वेस्ट अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ ही एक पॉलिसी, ट्रेड, एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स में कोलैबोरेट आप कर सकते हो वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ के साथ। क्लियर है ये चीज़? तो ये एक चीज़ थी। ठीक है? इसके बाद आपको पता है यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है? अगर नहीं भी पता है तो फिलहाल मान लो यूनाइटेड नेशंस की 6 बॉडीज़ है फिलहाल। ठीक है? उनमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बॉडी है। ठीक है? इसमें इंडिया जो है परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है? इसके बारे में जो हमारा ये नेक्स्ट है ना, यही है, इसको समझाऊंगी मैं आपको। तो इसमें जो है ना इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। तो इकोवास ने क्या किया था? इकोवास ने कलेक्टिवली सपोर्ट किया था कि इंडिया को ना आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनाओ, इस डिप्लोमेटिक रिलेशन के चलते। समझ में आया? तो इंडिया को पहले तो हमने ऑब्जर्वर स्टेट का टैग दे दिया कि इंडिया ऑब्जर्वर स्टेट है। दूसरा चीज़ हमने क्या किया, इकोवास ने परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए इंडिया को यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्लियर ये चीज़? इस चीज़ पे इकोवास ने इंडिया का सपोर्ट किया था। ठीक है? इसके बाद है हमारे पास साउथ साउथ कॉपरेशन। तो साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का आपस में कोलैबोरेशन फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट। जैसे कि तो इकोवास सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी ने इंडिया के इंटरनेशनल सोलार अलायंस के साथ क्या किया है, एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम लोग साथ में काम करेंगे। वेस्ट अफ्रीका में सोलार एनर्जी का एक्सेस जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड दोनों आपस में काम करेंगे मिलजुल के। तो ये है साउथ साउथ कॉपरेशन। फिर है आपका इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो 2006 में ना इंडिया ने वेस्ट अफ्रीका को $250 मिलियन का लोन दिया था। इसी लोन को लाइन
लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है सॉफ्ट लोन एक तरीके से, ठीक है, दिया था। और इसका प्रॉफिट क्या हुआ, देखो उन्होंने तो इस पैसे से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एनर्जी, IT सेक्टर्स, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया, ठीक है। इन सारे ही एरियाज़ में इंडिया ने लोन दिया था। इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ, तो इंडिया ने वेस्ट अफ्रीका के कंट्रीज़ में इकोनॉमिक गुडविल बनाई, इंडियन कंपनीज़ को वहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिले, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जो फोकस था वहाँ का वो जो है मतलब एक तरीके से वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ के जो अलायंस है ना इंडिया के साथ वो इम्प्रूव हो गए। क्लियर है ये चीज़, तो ये था। तो अगर आपसे कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने इसके लिए मेंस क्वेश्चन प्रिपेयर किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट उतना मुझे इफेक्टिव नहीं लगा क्योंकि इसमें अभी लिखने को ज़्यादा कंटेंट है नहीं, सिर्फ इंडिया और इकोवास का रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके पास हमारे पास इनफ कंटेंट है कि हम लिख सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें जो हैं ये पता होनी चाहिए, दैट इज़ इट। क्लियर है ये चीज़। इंट्रो में आप ये लिख ही दोगे कि इकोवास को इकोवास को स्टैब्लिश कब किया गया था, क्या था, तो यहाँ से आप अपना इंट्रो उठा सकते हो। ये रहा आपका पूरा बॉडी इंडिया और इकोवास का रिलेशन, और ये रहा आपका कंक्लूजन। क्लियर है ये चीज़। तो इसके लिए मैंने इस पर आपको कोई क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक था ये। अब इसका कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन यही कहता है कि इकोवास ने अपने 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और ये जो टाइम है ना ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि कब तक ये क्या अचीव किया उन्होंने, किस तरीके से अचीव किया, आगे क्या डायरेक्शन रहने वाला है, बस यही सब। बाकी जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ ने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, पीस कीपिंग में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, इन सारी चीज़ों में, इन एरियाज़ में उनके लिए क्या बेनिफिशियल रहा, क्या बेनिफिशियल नहीं रहा, क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है जिससे वो स्ट्रांग बनेगा, क्या रिफॉर्म रहे जो अच्छे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं बस, ठीक है। तो ये था इसका कंक्लूजन। आई होप ये आपको जो टॉपिक है इकोवास ये समझ में आया हो। प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है छोटे छोटे न्यूज़, इनको फटाफट कवर करते हैं। तो पहला है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन की 6 बॉडीज़ हैं, ठीक है। पहली है आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, तीसरा है आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, और छठा है आपका यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है। अब लेकिन ये 6th वाला इनएक्टिव है, लेकिन हमें ना इन पाँचों के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें अभी पढ़ना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अब आप पूछोगे दी वो पाँचों इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन विद टाइम वो भी करंट अफेयर में आएंगे तब उनको कवर करेंगे, ठीक है। आज जो है ये बॉडी इसको कवर करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बॉडी। तो इसको ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था आपका 1945 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखना। साथ ही इसको स्टैब्लिश इसलिए किया गया था ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है ये बनी रहे, ठीक है। यही इसका एम है इस बॉडी का। अब इसका स्ट्रक्चर समझो, ये आपके प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें टोटल आपके 15 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 आपके परमानेंट मेंबर्स है कि ये हमेशा से ही हैं, हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है 2 साल के टर्म पीरियड पे। समझ में आया? यानी कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10, ये सिर्फ 2 साल के लिए है, फिर 2 साल बाद कोई और आएंगे, फिर कोई और आएंगे, फिर कोई और आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना, ये इन 5 रीजन से आते हैं। तो इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट जो है ना फिक्स्ड है। जैसे अफ्रीका से 3 मेंबर्स आएंगे, एशिया के 2 रहेंगे, लेटिन अमेरिका के 2 रहेंगे, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स के 2 रहेंगे, और ईस्टर्न यूरोप के 1 मेंबर रहेंगे। समझ में आ गया? तो ये फिक्स है, और इसी के बेसिस पे हर साल रोटेशन में अफ्रीका की 3 कंट्रीज इसकी नॉन परमानेंट मेंबर बनती है, एशिया की 2, लेटिन अमेरिका की 2, वेस्टर्न यूरोप की और अदर्स 2, और ईस्टर्न यूरोप की 1। समझ में आ गया? तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, और इसी वजह से हर 2 साल में इसके मेंबर्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, नॉन परमानेंट वाले। और जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। ये नाम आपको पता होने चाहिए, ये आपसे पूछे जाते हैं। अब परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर होने का क्या बेनिफिट है, राइट? तो मैं आपको समझाती हूँ। तो जितने भी ये नॉन परमानेंट मेंबर है ना, इन सब के पास एक वोट होता है किसी भी मैटर पे। जैसे वोटिंग होती है ना, तो इनके पास सिर्फ एक ही वोट है, ये एक ही बार हाँ या ना में अपना वोट दे सकते हैं। वेयर एज जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, इनके पास होता है वीटो पावर। क्या पावर होता है? वीटो राइट। वीटो राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, वीटो पावर। अब ये वीटो पावर क्या होता है? तो जैसे कोई मैटर आया, ठीक है, अब उसके फेवर में येस या नो वोटिंग होगी कि इसको आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया जाए, ना किया जाए इस मैटर को। तो अब ये जो वीटो पावर है ना, इनका इस्तेमाल करके अगर इन 5 में से कोई
एक कंट्री भी कोई ऑब्जेक्शन खड़ा करता है कि नहीं ये जो मैटर है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाना चाहिए, समझ में आ गया, या ये जो अग्रीमेंट है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, ये जो ट्रीटी है इसको आगे नहीं इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, किसी एक को भी कोई दिक्कत है तो वो चीज़ जो है ना वहीं पे रद्द कर दी जाती है, समझ में आ गया। भले ही बाकी के 14 जो ये मेंबर्स हो गए टोटल, इन्होंने भले ही येस में वोट डाला हो, लेकिन एक परमानेंट मेंबर ने अगर नो वोट डाल दिया है तो वो चीज़ जो है वहीं पे रद्द कर दी जाएगी। ये है खास बात वीटो पावर की, समझ में आ गया। जैसे कोई अग्रीमेंट है इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, जैसे कि मान लो कि कोई भी कंट्री जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगी, ठीक है, एक ये आ गया, प्रस्ताव आ गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इन 5 में से किसी एक कंट्री ने भी कोई दिक्कत दिखा दी कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो वो जो अग्रीमेंट है ना वहीं पे रद्द हो जाता है, समझ में आ गया। भले ही उस 14 उसके फेवर में हो, हाँ यस यस ऐसा होना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर चाइना ने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली फ्रांस, रशिया, यूके या यूएस कोई भी मना कर देगा तो वो चीज़ वहीं पर कैंसिल हो जाएगी, भले ही बाकी सब ने मेजॉरिटी में यस बोल रखा हो। क्लियर है ये चीज़। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, उनके पास बस एक ही वोट है, यस या नो में वो वोट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये चीज़ मुझे आपको समझानी। तो अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये जो 5 कंट्रीज है ना, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लटाविया एंड लिब्रिया, ये कंट्रीज जो है इनको एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरह इलेक्ट किया गया है। अच्छा, नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है, वो इलेक्ट करती है। ये चीज़ ध्यान रखना, कौन इलेक्ट करती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये नाम याद रखना। ये है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है 2 साल के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि 5 कंट्रीज़ को इलेक्ट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर्स बनने के लिए, जिनमें से आपकी ये वो 5 कंट्रीज़ हैं। ये आपकी कुछ एशिया पैसिफिक से आ जाएगी, कोलंबिया जो है ये आपकी लैटिन अमेरिका से है, ये आपकी अफ्रीका से हो जाएगी, ये आपकी ईस्टर्न यूरोप से हो जाएगी और ये आपके अफ्रीका ग्रुप से हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़। तो इस वजह से ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में बनी हुई है। अब इनका टर्म जो है ये कब तक चलेगा, तो इनका जो इन 5 का टर्म है वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है, तो 2 साल के लिए रहेंगे ये लोग मेंबर्स, यानी कि 31 दिसंबर आपका 2026 तक ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये इसकी मेंबर रहेंगी। और हर साल 5 नए मेंबर्स जो हैं इलेक्ट किए जाते हैं इस बॉडी में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, हर साल, ठीक है, 5-5। इस साल ये 5 हुए, फिर अगले साल कोई और 5 होंगे, फिर कोई और 5 होंगे, तो इस तरीके से। क्लियर है ये चीज़। तो ये आपका समझना ज़रूरी था। अब ये मैंने आपको बता दिया, इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टैब्लिश किया गया था 1945 में थ्रू द UN चार्टर एज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था एज यूनाइटेड नेशन की जो 6 बॉडीज हैं उनमें से एक जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है उसकी तरह इसको स्टैब्लिश किया गया था। समझ में आ गया। ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी यूनाइटेड नेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो भी डिसीजन ये देती है ना, सभी को मानना ज़रूरी है उसका डिसीजन। क्लियर है ये चीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको बता दिया, पर्पस इसका मैंने आपको बता दिया, मेंबर्स इसके मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ चलते हैं, तो इसमें कुछ रिफॉर्म आए थे 2024 में। तो ये जो रिफॉर्म्स थे ना, ये रिफॉर्म्स सजेस्ट किसने किए थे, ये जो रिफॉर्म्स थे ये G4 नेशंस ने किए थे। कौन कौन है G4 नेशंस, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान। ये आपको नाम पता रखना है। अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो UNSC के बारे में, राइट, लेकिन यहाँ पे आपको G4 के बारे में भी पता चल गया कि G4 में कौन सी कंट्रीज़ हैं। ये चीज़ एकदम ध्यान रखना, और ऐसे ही न्यूएंसेस है जिनको पकड़ पकड़ के हमको प्री के लिए अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। तो कौन कौन है G4 में, आपके इंडिया हो गए, ब्राज़ील हो गए, जर्मनी हो गया, जापान हो गया। क्लियर है ये चीज़। नाउ इन्होंने प्रपोज किए थे कुछ रिफॉर्म्स इसमें। अब रिफॉर्म की पहले तो ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो वीटो पावर है ना, वीटो पावर का मिसयूज़ हो रहा है, स्पेशली आपका रशिया एंड चाइना ने कई बार इससे डेवलपमेंट या ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो रिजोल्यूशंस निकलते हैं ना उनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। उनकी वजह से वो रिजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाते हैं, तो मिसयूज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा वीटो पावर्स का परमानेंट मेंबर्स के द्वारा। उसके बाद है पुअर रीजनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये कुछ रीजनल रिप्रेजेंटेशन है। अफ्रीका के 3 कंट्रीज़ रहेंगी, एशिया
एशिया की 2, सिमिलरली बाकी और जो भी हैं उनकी 1 2 1 2 3 इस तरीके से है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के लार्ज डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये परमानेंट मेंबर्स जो है नहीं है, जबकि इनको होना चाहिए इसका परमानेंट मेंबर। तो ये इनका कहने का मतलब है। दूसरा ये है डज नॉट रिफ्लेक्ट करंट ग्लोबल रियलिटीज़, यानी कि यूएनएससी का करंट जो सेटअप है वो 1945 के वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर, ना कि आज के जियोपॉलिटिक्स को। समझ में आ रहा है? तो ये वो कह रहा है इस वजह से इसमें रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ अब इसमें क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए? सबसे पहले तो एक्सपैंडेड मेंबरशिप, यानी कि टोटल मेंबर्स बढ़ाने का प्रपोजल दिया गया है। 11 परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए, करेंटली 5 है, 6 और ऐड करो, 14 से 15 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होने चाहिए, अभी 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये बोला है। दूसरा ये बोला है इक्विटेबल रीजनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 6 नए परमानेंट सीट्स को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप वगैरह जो है, इससे हर रीजन का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा यूएनएससी में। समझ में आ गया? तीसरा आपका कह रहा है नो वीटो फॉर न्यू परमानेंट मेंबर्स इनिशियली। तो नए परमानेंट जो मेंबर्स होंगे उनको स्टार्टिंग में आप वीटो पावर मत दो, पर ये क्लॉज जो है ना 15 साल बाद रिव्यू किया जाएगा। 15 साल बाद कैसा रहा है उनका सिनेरियो, उनका किस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा है यूएनएससी में, उसके बेसिस पे उनको जो है आपको वीटो देना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? तो ये कुछ 3 रिफॉर्म्स हैं जिनकी मांग की जा रही है, ठीक है, जिनके बारे में किसने प्रपोज किया था? G4 ने प्रपोज किया था। अब इससे ना आपका मेंस में अगर वैसे कुछ आता है तो यूएनएससी के बारे में आएगा, इससे रिलेटेड रिफॉर्म्स नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इन जनरल इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई और आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, वहाँ पे आप इसका रेफरेंस दे सकते हो। इस वजह से ये जो नॉलेज है आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आ जाओ, रिलेटेड न्यूज़ भी है कुछ। तो पाकिस्तान को जो है ना चेयरमैन बना दिया गया है यूएनएससी के तालिबान सैंक्शन कमेटी का, और वाइस चेयरमैन बना दिया गया है काउंटर टेररिज्म कमेटी 2025 का, ठीक है। अब इन दोनों कमेटीज़ के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो तालिबान सैंक्शन कमेटी के बारे में समझते हैं। तो इसको जो क्रिएट किया गया है, जो स्टैब्लिश किया गया है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1988, ये 1988 कोई ईयर नहीं है, ये जस्ट नंबर है, ठीक है। तो यूएनएससी रिजोल्यूशन 1988 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है। 2011 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। इसका फंक्शन जो है वो ये करना है, सैंक्शंस लगाना इंडिविजुअल्स, ग्रुप या एंटिटीज़ के अगेंस्ट जो भी किसी भी तरीके से तालिबान या टेररिज्म से एसोसिएटेड है, ताकि पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो है मेंटेन रहे अफगानिस्तान वाले रीजन में, ठीक है। तो इस कमेटी का जो चेयरमैन है वो किसको बना दिया गया है? वाह, पाकिस्तान को, ठीक है। इसके बाद काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये जो है इसको स्टैब्लिश जो आपका किया गया था 9/11 अटैक के बाद किया गया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1373 के तहत 2001 में इसको किया गया था। ये जो रिजोल्यूशन है ना, ये हर यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके मेंबर्स की अगर बात करें तो इसमें आपके यूएनएससी के सारे 15 मेंबर्स हैं, इसमें ऑटोमेटिकली मेंबर्स बन जाते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो वही है, टेररिज्म को क्रिमिनलाइज करना, टेरर फाइनेंसिंग पर रोक लगाना, टेरर लिंक फंड को फ्रीज करना, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो 2 कंट्रीज़ के बीच में, बॉर्डर कंट्रोल, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह स्ट्रांग हो, तो ये काम है, ठीक है। तो इन दोनों कमिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी की ही कमिटीज़ हैं ये आपसे कहीं एग्जाम में आ जाता है कि इसका चेयरमैन कौन है या इसका वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है हमारे पास यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो बहुत ध्यान से सुना है अभी तक, तो आपको पता होगा जब मैंने आपको ये समझाया था, मैंने यूनाइटेड नेशन के 6 जो मेन बॉडीज़ हैं उनके बारे में बताया था। उनमें से एक बॉडी ये भी थी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 3rd प्रिंसिपल ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशन की, ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपका इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे काम करता है ग्लोबली। समझ में आ गया? इसमें टोटल आपके 54 मेंबर्स हैं, और जैसे हमने ऊपर पढ़ा था इस बॉडी के केस में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के केस में, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स वाला सीन, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है, सारे ही यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो 54 मेंबर्स जो हैं ये सारे ही नॉन परमानेंट है, क्लियर है। लेकिन ये भी जो है ना आपके, ये इन रीजन से चुने जाते हैं, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन, कैरेबियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन एंड
अदर स्टेट। समझ में आ गया। इन रीजन से इन मेंबर्स को चुना जाता है, जैसे अफ्रीका की 14 सीट्स है, एशिया पैसिफिक की 11 है, ईस्टर्न यूरोपियन इनकी कुछ आपकी 6 सीट्स होगी, सिमिलरली लेटिन अमेरिका एंड करेबियन की 10 सीट्स है, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स की 13 सीट्स हैं। क्लियर है ये चीज़। तो ये जो सीट्स है डिवाइडेड है और इन्हीं के बेसिस पे हर साल 18 मेंबर्स को जो है इलेक्ट किया जाता है और इंडिया को इस बार इलेक्ट किया गया है 2026 से 2028, 3 साल का टर्म पीरियड होता है ये पूरा करने के लिए। इस वजह से ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में बनी हुई है। क्लियर है ये चीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इंडिया को एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंडर इलेक्ट किया गया है अलॉन्ग साइड चाइना, लेबनान एंड तुर्कमेनिस्तान। 4 सीट्स अवेलेबल थी और इन चारों को इस बार इलेक्ट किया गया है। समझ में आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1945 में किया गया था एज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। समझ में आ गया। अब इसका मेन की रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है इंपॉर्टेंट इसका? सबसे पहला तो है एडवांस द 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ये 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको हम लोग SDGs भी कहते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमी डेवलप करना, सोशल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो इन 3 एरियाज में ये बॉडी काम करती है। दूसरा है कोऑर्डिनेट्स वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस बॉडी एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड बॉडीज जैसे कि WHO हो गया, वो भी यूनाइटेड नेशंस का ही है, यूनेस्को हो गया, IMF हो गया, तो इनके साथ वर्क को कोऑर्डिनेट करने का काम भी ये बॉडी करती है। तो ये 3 एरियाज है प्लस कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो भी ये करती है। फिर जो आपकी पॉलिसी रिकमेंडेशंस होती हैं जो यूनाइटेड सिस्टम में दिया जाता है मेंबर स्टेट्स को, वो भी ये बॉडी देती है। क्लियर है ये चीज़। तो ये इसके 3 काम है और इसी वजह से ये जो चीज़ है ना ये न्यूज़ में बनी हुई है। अब इधर देखो, अब ये जो बॉडी है ना आपकी, ये बॉडी, इस बॉडी के अंडर 8 फंक्शनल कमीशंस काम करती हैं जो स्पेसिफिक ग्लोबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज़ वगैरह पे फोकस करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ना उनका नाम और उनका काम सिंप्लीफाइड वे में दिया गया है। जैसे कि पहला है आपका स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो ये यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन है। क्या करती है ये? ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स जैसे कि GDP, पॉवर्टी, लिटरेसी, हेल्थ वगैरह डेटा, इनके जो डेटा है इनको स्टैंडर्डाइज करती है। यूनाइटेड नेशन और कंट्री के बीच में डेटा कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है। जो SDGs हैं उनके लिए डेटा मॉनिटरिंग का फ्रेमवर्क वगैरह डेवलप करती है ये। ठीक है। इसके बाद दूसरी है आपकी कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये क्या करती है? पॉपुलेशन ट्रेंड जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन वगैरह पे रिसर्च करती है। पॉपुलेशन पॉलिसीज़, फैमिली प्लानिंग, अर्बनाइजेशन इश्यूज़ वगैरह पर ये एडवाइस करती है। ठीक है। फिर है आपका कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट। तो ये क्या करती है? ये पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशल इंटीग्रेशन हो गया, जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उनको कैसे आगे लेके आया जाए उनके लिए पॉलिसीज़ बनाती है। समझ में आ गया। फिर है आपका कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन। तो जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, इनके इश्यूज़ को जो है वो ये कमीशन जो है एड्रेस करती है। विमेन राइट्स को ग्लोबली प्रमोट करती है ये। समझ में आ गया। फिर है आपका कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। तो ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज़, नार्कोटिक्स कंट्रोल, इनके इंटरनेशनल लॉज को ये मॉनिटर करती है। ड्रग रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उन पे रिपोर्ट, सॉल्यूशन वगैरह ये बॉडी सजेस्ट करती है। फिर है क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। ये क्या करती हैं? तो क्राइम कंट्रोल, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल ऑपरेशन ऑन क्राइम प्रमोट करती है ये। साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करप्शन जैसे जो ग्लोबल इश्यूज है ना उनको कवर करती है ये। ठीक है। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट वाला कमीशन। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव करना है उनमें हेल्प करती है ये। ठीक है। फिर है आपका यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसीज कोऑर्डिनेट करती है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स को ये बॉडी जो है ये एड्रेस करती है। तो ये कुछ 8 फंक्शनल कमीशन है इसके अंदर। ये इनके नाम आपको पता होने चाहिए। और पता है एक चीज़ बताऊँ, अगर मेंस में आया ना और आप सिर्फ इनके नाम भी लिख के आ गए इस कमीशन के, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है, तो आपको एकदम बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास US पुल्स फंडिंग फ्रॉम गैवी द वैक्सीन अलायंस। तो पहले ना गैवी के बारे में समझना पड़ेगा हमको। तो ये है क्या? इसका जो फुल फॉर्म है ना वो फुल फॉर्म है आपका ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीन्स है नाम में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, वैक्सीन रिलेटेड ही कुछ होगा। तो इस बॉडी को जो है ना इस्टेब्लिश किया गया था आपका 2000 में। क्लियर है ये चीज़। अब इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हम लोग वैक्सीन्स की सुविधाएँ जो हैं वो पहुँचा पाए। जैसे आपका COVID-19 आया था, ठीक है, उस टाइम पर वैक्सीन चाहिए थी। सिमिलरली पहले आपका ना COVID-19 से काफ़ी पहले
मीजल्स एक बीमारी आई थी जिसमें बॉडी पे ना रेड रेड कलर के रैशेस पड़ जाते हैं, तो वो बीमारी हो गई। सिमिलरली टाइम टू टाइम हमें तो सिर्फ कोविड-19 के बारे में पता है, पर पहले कभी अगर आप हिस्ट्री जानोगे तो आपको पता लगेगा टाइफाइड आया था एक बार, फिर ऐसे ही कॉलेरा आया था। तो सिमिलरली जब ऐसे ही ना टाइम टू टाइम बीमारियां जो है ना आती रहती हैं, ठीक है। तो हुआ क्या उस टाइम पे ना, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको भी तो दवाई की ज़रूरत है ना। तो इसी वजह से इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में हम लोग वैक्सीन्स की सुविधाएँ जो हैं वो पहुँचा पाएँ। समझ में आया? तो इस वजह से इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था। ये आपका एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहने का मतलब ये है कि ये कोई एक बॉडी नहीं है, ठीक है। इसमें आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO हो गया या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वो गवर्नमेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ की वैक्सीन इंडस्ट्रीज़, रिसर्चर्स एंड NGOs, ये सभी मिलके इस बॉडी पे काम करती हैं। समझ में आ गया? ये इसके कुछ कोर पार्टनर्स हैं जैसे कि WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया एंड द गेट्स फाउंडेशन। ये इसके कुछ कोर पार्टनर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किस नेचर का है ये? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये। इसके बाद इसका मिशन क्या है? लोगों की लाइफ बचाना, स्पेशली जो लोग आपके पुअरर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? अचीवमेंट क्या है? तो अभी तक 1 बिलियन चिल्ड्रंस को हम लोग ये वैक्सीन पहुंचा चुके हैं। ग्लोबल रोल क्या है? तो ये जो है ना आपका वैक्सीन सेफ्टी नेट VSN, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो WHO के लीडरशिप में चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना पब्लिक को वैक्सीन सेफ्टी के लिए बारे में एक्यूरेट, रिलायबल, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। तो ये जो है आपका गैवी, ये इसका मेंबर है। साथ ही इसका सेक्रेटेरिएट, मेन पॉइंट ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये तो हो गया गैवी के बारे में। समझ में आ गया ऊपर से कि गैवी एग्जैक्टली है क्या। अब इसको ना फंडिंग मिलती है डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है। ऑब्वियसली कोई एक अथॉरिटी नहीं है, इसकी एक बॉडी नहीं है, डिफरेंट लोग मिलके इसको चला रहे हैं। तो अब इसको फंडिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जो भी इसको फंडिंग मिलती थी उसमें से सबसे ज़्यादा जो इसको फंड देता था वो USA देता था। ये चीज़ ध्यान रखना, USA जो है इसका वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर रहा है शुरू से ही, ठीक है। अब हुआ क्या है, USA ने ना इससे अपनी फंडिंग विड्रॉ करने की बात की है कि अब इसको फंडिंग USA प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों प्रोवाइड नहीं करेगा? क्योंकि USA को ऐसा लगता है कि ये हो गया आपका गैवी और WHO, ये लोग क्या करते हैं, जो भी लोगों के व्यूज़ हैं मेडिसिन को लेके, जो उनकी डिमांड्स हैं मेडिसिन को लेके, वैक्सीन्स को लेके, लोगों के व्यूज़ को, डिमांड्स को इग्नोर करते हैं, दबाते हैं। जो क्रिटिसिज्म होता है उस चीज़ को ये लोग पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और दबा देते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो USA ने ये एक्यूजेशन जो है इस पर लगाया है, ठीक है, कि लोगों के लिए कंसर्न नहीं है ये लोग, लोगों के क्वेश्चंस को, उनके कंसर्न्स को, वैक्सीन सेफ्टी रिलेटेड जो होता है उसको इग्नोर करते हैं ये लोग। तो ये जो चीज़ें हैं ये USA ने इसके ऊपर ये आरोप लगाया है, ठीक है। तो इस वजह से USA जो है ना इससे अपनी फंडिंग जो है विड्रॉ कर रहा है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने जनवरी मंथली मैगजीन की एनालिसिस सुनी थी कि नहीं सुनी थी, बट मैं आपको बताती हूँ USA क्या कर रहा है। USA का अब ये पैटर्न बन गया है कि पहले वो किसी एक बॉडी का पार्ट बनेगा, फिर हट जाएगा, फिर बनेगा, फिर हट जाएगा, फिर बनेगा, फिर हट जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि USA ने सिर्फ इसी के अगेंस्ट नहीं बल्कि WHO का मेंबर था, तो पहले WHO का मेंबर इसने पहले विड्रॉ कर ली अपनी मेंबरशिप, फिर वापस उसका मेंबर बन गया। फिर आपका है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इसका भी पहले बाहर गया, पहले मेंबरशिप विड्रॉ की, फिर वापस आ गया। फिर आपका है ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसमें भी सेम 2018 में इसको छोड़ दिया। इसके बाद है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, तो इसमें जो मेजर जो पैसा था, जो फंड था वो USA देता था, वो भी इसने बंद कर दिया। तो ये जो USA का ना रिसेंटली ये एक तरीके से ट्रेंड बनता जा रहा है कि USA किसी भी चीज़ का मेंबर बन रहा है, हट रहा है, मेंबर बन रहा है, हट रहा है। तो USA आपका एक ग्लोबल पावर है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के डिसीजन मेकिंग में, रूल्स में, गवर्नेंस सिस्टम में अमेरिका का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है। इस वजह से इसको ग्लोबल पावर कहते हैं। समझ में आ गया? ग्लोबल सुपर पावर कहते हैं बल्कि। तो जब अमेरिका किसी भी ग्लोबल अलायंस का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO हो गया, गैवी हो गया, यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ हो गई, उनसे पीछे हटता है या फंडिंग बंद करता है, तो इसका सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं बल्कि इसका जो इम्पैक्ट है ना वो पूरी दुनिया के गवर्नेंस सिस्टम पर पड़ता है। समझ में आ गया? और इसका एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि क्योंकि USA को एज अ बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल देखा जाता है, तो USA किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रहा है तो उसकी देखा देखी जो आपकी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं या जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो USA की कॉपी करती हैं, USA को टक्कर देना चाहती है, चाइना हो गए, रशिया हो गए, वो लोग भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जो है नहीं रहना चाहते हैं। फिर समझ में आ गया? तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, USA के विड्रॉ करने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो सबसे पहला तो है वीकनिंग ऑफ मल्टीलेटरलिज्म रूल बेस्ड ऑर्डर। तो होता क्या है ना, USA को हम एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल सुपर पावर
पावर की तरह देखते हैं, राइट। तो जब यूएसए किसी एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं रहता है तो उसकी देखा देखी बाकी कंट्रीज़ भी हैं जो उस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं रहना चाहती हैं, बाहर निकल जाती हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि इसराइल ने विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। समझ में आ गया। तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस उतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके बहुत बड़े लेवल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके मेंबर्स ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ होती हैं, कुछ ही कंट्रीज़ को छोड़ के, ठीक है। जैसे WHO हो गया, इस तरीके से। दूसरा आपका अंडरमाइन क्लाइमेट एक्शन। तो अब यूएसए जो है ना वन ऑफ द मोस्ट मतलब सेकंड पॉल्यूशन करने वाला सेकंड कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो यूएसए ने क्या किया, पेरिस क्लाइमेट चेंज से बाहर हो गया। पेरिस क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइट वगैरह, क्लाइमेट कैसे ठीक रखना है, इस चीज़ पे काम करता है। तो जब यूएसए जो सेकंड नंबर पर ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है वही बाहर हो गया है उस चीज़ से, तो बाकी की कंट्रीज़ जिनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है भी नहीं पॉल्यूशन करने में, वो क्यों उसका पार्ट रहेंगी, राइट। वो क्यों उसकी बातें सुनेंगी, वो भी अपना पॉल्यूशन करेंगी। तो इस वजह से ये चीज़ भी देखी गई है। फिर है शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर हेल्थ। यूएसए आपको पता है सबसे ज़्यादा फंड प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका वो पार्ट रहता है, तो वो जो है फंड की कमी पड़ जाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल बता रखा है आपका, यूएस आपका WHO के 15% फंड जो है वो देता है, ठीक है। अगर यूएस पैसे नहीं देगा तो वैक्सीन्स, हेल्थ सर्विसेज वगैरह जो है वो स्लो हो जाएंगी। फिर है आपका अदर्स। तो जैसे कि आपका जब यूएस पीछे हटेगा तो चाइना हो गया, रशिया हो गया, ऐसी कंट्रीज़ वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाती हैं और इंडिया का रोल जो है वो और भी ज़्यादा वीक हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा यूएस पुल्स फंडिंग फ्रॉम गैवी द वैक्सीन अलायंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। तो आपको पता है एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। अब हमें एक चीज़ पता है, चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनना चाह रहा है, यूएसए की कॉपी करना चाह रहा है, राइट, उसको टक्कर देना चाह रहा है। तो चाइना ने क्या किया, जैसा आपका ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, जिसका काम ये है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, उनको सॉल्व करना, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे एक तरीके से कोर्ट जो है उसका काम करती है ये बॉडी, ठीक है। इसी की तरह सेम टू सेम ये प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन जो है चाइना ने लॉन्च किया है। समझ में आ गया, सेम टू सेम है। इसको अभी तक जो है ना 30 कंट्री से ज़्यादा ज्वाइन कर चुकी हैं एज अ फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ना, ये एक आपका चाइना लेड मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है जिसका एम है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीसफुली सुलझाना थ्रू मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब क्या होता है, सलाह मशवरा करके, बातचीत करके, कोई एक बीच में बंदा है जो आपकी ए और बी की लड़ाई हो रखी है उसको सी सॉल्व करा रहा है थ्रू मीडिएशन, बातचीत करके कि देखो ये सही है, ये सही है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है, बिना किसी मिलिट्री या लीगल प्रेशर के। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने का, मतलब सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करने का, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोवाइड करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ये नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं। नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, आप उसको मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है, ठीक है। कंसेंसस पे लिया जाता है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, सभी इस पर अग्री करेंगे तभी उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। समझ में आ गया। तो यही है। तो अब बात ये है ना कि इस बॉडी को चाइना ने एस्टैब्लिश कर दिया है एज अ ग्लोबल अल्टरनेटिव ऑफ जो भी हमारे ट्रेडिशनल लीगल इंस्टीट्यूशंस थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उनके जगह पे इसको एस्टैब्लिश कर दिया है, ठीक है। इसका मेन जो मकसद है ना वो यही है कि इंटरनेशनल लेवल पर डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व कराना थ्रू मीडिएशन, बिना किसी लीगल या मिलिट्री प्रेशर के, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, तो यही है कि मीडिएशन से आप मीडिएशन को ये प्रमोट करता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्टीज है अपने कॉन्फ्लिक्ट किसी थर्ड पार्टी की हेल्प से पीसफुली सॉल्व करते हैं। ये बॉडी बाइंडिंग लीगल जजमेंट्स नहीं देती है बल्कि कंसेंसस बेस्ड सॉल्यूशन जो है सजेस्ट करती है, ठीक है। अब मेंबर्स की बात करें तो अब तक इसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स बन चुके हैं। इनमें जो मेजर कंट्रीज़ है वो ये आपकी इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, ये आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादातर फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन से हैं। तो ये एक तरीके से आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो चीज़ है ना नॉन वेस्टर्न ओरिएंटेशन का है, मतलब कि ये क्लियरली शो करता है कि इसमें एक नॉन वेस्टर्न इनिशिएटिव है जिसका गोल है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के लिए एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को प्रोवाइड करना, ताकि वो ग्लोबल साउथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना उसको सिर्फ यही बॉडी है जो देखेगी। तो ये चाइना का मकसद है। समझ में आ गया। अब इसके स्कोप की अगर बात करें तो इसका जो काम है सिर्फ स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स तक लिमिटेड ही नहीं है, मतलब
मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो जा रही है तो बिटवीन स्टेट्स उसी को सॉल्व कर रहा है, बल्कि डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स यानी कि बॉर्डर या ट्रीटी डिस्प्यूट्स है उनको भी सॉल्व कर रहा है। डिस्प्यूट्स बिटवीन अ स्टेट एंड द नेशनल्स ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि जैसे ह्यूमन राइट हो गया, बिजनेस इंटरेस्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को लेके भी जो डिस्प्यूट्स है उसको भी सॉल्व करता है। इंटरनेशनल कमर्शियल डिसएग्रीमेंट्स यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इनको भी ये जो है सॉल्व करता है, ठीक है। तो बेसिकली चाइना ने इसको स्टैब्लिश करके ना अपना लीडरशिप रोल जो है ये शो किया है, ठीक है। और इसी वजह से इंडिया जो है हिचकिचा रहा है इसको ज्वाइन करने में, इसी वजह से इंडिया इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ और हमने यहाँ पे पढ़ा फाउंडिंग मेंबर्स। फाउंडिंग मेंबर्स का मतलब क्या होता है? फाउंडिंग मेंबर और नॉर्मल मेंबर कैसे अलग है? तो देखो, मैंने आपको बताया कि इसको जो एस्टैब्लिश चाइना ने किया है, तो इतने सारे फाउंडिंग मेंबर्स कैसे हो गए? तो फाउंडिंग मेंबर्स का मतलब ये होता है कि जब से वो बॉडी शुरू हुई है ना, तब से वो लोग जो हैं उस बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, उस बॉडी के मेंबर्स बने हुए हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया? उनको हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स कहते हैं। इसके बाद आ जाओ इंडिया किर्गिस्तान बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो सबसे पहले ना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिट के बारे में समझते हैं। तो बिट क्या होता है आपका? ये एक तरीके का अग्रीमेंट होता है जो दो कंट्रीज़ के बीच में होता है। इसका पर्पस ये होता है, जैसे मान लो इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में हो सकता है अफगानिस्तान ने या यूएस ने या मान लो किसी और कंट्री ने इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाया हो, इन्वेस्ट किया हो, या किसी और मान लो कोई दुबई की कोई कंपनी है जिसने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से और इसका उल्टा भी हो सकता है हमारे यहाँ की कंपनीज ने चाइना में इन्वेस्ट कर रखा हो, अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रखा हो, यूएसए में इन्वेस्ट कर रखा हो, हमारी गवर्नमेंट ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे अफगानिस्तान में हमारी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। तो ये जो अग्रीमेंट है ना, ये क्या करता है? ये दो कंट्रीज़ के बीच में होता है और इसका पर्पस ये होता है कि एक दूसरे के इन्वेस्टर्स को लीगल प्रोटेक्शन देना। मतलब क्या है इस चीज़ का? समझो, जैसे मैं हूँ इंडियन, ठीक है, मैंने अफगानिस्तान में कर दिया इन्वेस्ट, ठीक है, कि मैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी रूल ला सकती है कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए ये चीज़ जो है उनको इतने कागज़ दिखाने पड़ेंगे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, या उनको कुछ अलग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, या वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या मैंने एक बार इन्वेस्ट कर दिए और रुपीज़ और जो अफगानिस्तान की जो भी करेंसी है उनकी करेंसी में होता है ना कन्वर्जन रेट इधर उधर हो जाए। जैसे आज की डेट में हमारा एक $1 जो है इंडिया के आई थिंक 85 रुपीज़ के आसपास है। अब मान लो मार्केट गिर गई, कुछ हो गया, फिर वो एक $90 90 रुपीज़ के आसपास होगा। अब मैंने $US में इन्वेस्ट कर रखा है तो मुझे तो घाटा हो जाएगा ना, राइट? तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि मेरे देश में, इंडिया में जिसने इन्वेस्ट कर रखा है या फिर मैंने किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो हमारे इन्वेस्टर्स को लीगल प्रोटेक्शन देता है ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। समझ में आ गया? और इसके थ्रू दोनों ही कंट्रीज़ ये इंश्योर करती हैं कि उनके इन्वेस्टर्स के साथ फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होगा। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके प्रॉफिट्स, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, उनके प्रॉफिट्स को फ्रीली ट्रांसफ़र करने की परमिशन मिल जाएगी। जैसे कि इंडिया में मैंने प्रॉफिट कमा लिया, जैसे मान लो मैंने अफगानिस्तान में प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक है। अब मुझे वो प्रॉफिट तो अपने अकाउंट में चाहिए ना, अपने इंडिया में चाहिए ना मुझे वो चीज़। तो उस चीज़ को करने के लिए 50 रूल्स नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ के लिए इसको साइन किया जाता है। समझ में आ गया? और अगर इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि जिस कंट्री में मैंने इन्वेस्ट किया है उसको होस्ट कंट्री कहते हैं, जैसे मैंने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया तो मेरे लिए अफगानिस्तान इज़ अ होस्ट कंट्री, किसी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो इंडिया इज़ अ होस्ट कंट्री फॉर देम, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि होस्ट कंट्री ने अनफेयर बिहेवियर किया है तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका बिट्स, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो क्या हुआ, जून 2019 में ये जो आपका बिट्स है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये साइन हुई थी दो कंट्रीज़ के बीच। समझ में आ गया? किस किस के बीच साइन हुई थी? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच, ठीक है। अब हुआ क्या, इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो 5 जून 2025 से शुरू हुआ है। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं एक चीज़, साइनिंग का मतलब ये होता है कि दोनों कंट्रीज़ का ना उस अग्रीमेंट पर म्यूचुअली हाँ कहना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ट्रीटी तब तक लीगली वैलिड नहीं होती जब तक दोनों गवर्नमेंट्स उसे अप्रूव यानी कि रैटिफाई वगैरह नहीं कर देती हैं। तो इस केस में 2019 में बिट साइन तो हो गया था, लेकिन रैटिफिकेशन प्रोसेस, लीगल रिव्यूज़, इंटरनल अप्रूवल्स वगैरह होने में टाइम लगा। तो अब जून
5/2025 से ये ट्रीटी जो है फॉर्मली एनफोर्सेबल हो चुकी है, यानी कि इस डेट के बाद से दोनों कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स बिड्स के प्रोटेक्शन राइट्स का फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो डिले है ना इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में कॉमन होता है और ये दिखाता है कि ट्रीटी साइन होने और एनफोर्स होने में लीगल और प्रोसीजरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये जो नया है आपका BIT, ये ना 2019 में साइन हुआ और 5 जून 2025 से एनफोर्स हुआ। ये पुराने अग्रीमेंट को रिप्लेस करता है जो हमारा 2000 से लागू हुआ था। इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन का सिस्टम 2000 से चलता आ रहा था ना, उसकी जगह पे अब ये अपडेटेड और मॉडर्न रूल्स हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करेंगे, लेकिन दोनों तरफ के इन्वेस्टर्स के राइट प्रोटेक्शन वगैरह में कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी। पहले भी थी, अब भी थी, लेकिन अब जो है हमारा दूसरे रूल के तहत है और पहले आपका दूसरे रूल के तहत था। समझ में आ गया? तो इससे ये इंश्योर होता है कि दोनों कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को बिना इंटरप्शन के फेयर ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन, अनफेयर प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों से उनको क्या कहते हैं प्रोटेक्शन वगैरह दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं, हमारे इंडिया एंड किर्गिस्तान के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में समझते हैं। तो ये जो आपका दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो रिसेंटली एनफोर्स हुआ है, ये एक मॉडर्न बैलेंस ट्रीटी है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के राइट्स, दोनों कंट्रीज़ के सोवरेनिटी, उनकी रेगुलेटरी पावर्स, उनके बीच एक फेयर बैलेंस स्टैब्लिश वगैरह करता है। ये जो BIT है ये दिखाता है कि दोनों कंट्रीज़ जो है एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और रिजाइलेंट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश जो है कर रहे हैं अपने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। समझ में आ गया? अब इसके कुछ की फीचर्स की बात समझते हैं। पहला तो है डेफिनेशन ऑफ एसेट्स, एंटरप्राइज बेस्ड डेफिनेशन। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट को सिर्फ रजिस्टर्ड बिजनेस यूनिट के थ्रू माना जाएगा। रैंडम एसेट या स्पेक्यूलेटिव आइटम्स वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। समझ में आ गया? ये चीज़ ध्यान रखना। साथ ही इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिस्ट दिया गया है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि कौन सी चीज़ें इन्वेस्टमेंट मानी जाएंगी, कौन सी नहीं मानी जाएंगी। इसके साथ साथ क्लैरिफाई करता है इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इन्वेस्टमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन किए गए हैं। कैपिटल कमिटमेंट हो गया आपका, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन हो गया, रिस्क अजम्पशन हो गया। तो इन सारी चीज़ों को क्लियरली डिफाइन किया गया है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम ट्रीटी की बात करते हैं, किसी अग्रीमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे ना वर्ड टू वर्ड हर एक चीज़ को डिफाइन किया जाता है ताकि कोई भी पार्टी ना अपने तरफ से कुछ भी चीज़ अज्यूम ना कर ले। समझ में आ गया? इसके बाद है एक्सक्लूजन फॉर पॉलिसी स्पेस। तो इस बिट में कुछ आपके स्पेसिफिक एरियाज़ को इंटेंशनली एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि हटा दिया गया है ताकि स्टेट्स अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ पे फुल कंट्रोल बना सके। इनमें आपके कुछ चीज़ें शामिल हैं जैसे कि लोकल गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट एक्शंस हो गया, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट हो गया, टैक्सेशंस हो गया, कंपल्सरी लाइसेंस एक्सेट्रा हो गया। तो ये एक्सक्लूजन्स जो है ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के चलते गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग फ्रीडम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना की जाए। ठीक है, दूसरा आपका रिमूव्स द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, MFN क्लॉज। तो पहले तो MFN क्लॉज क्या होता है ये समझो। तो MFN का फुल फॉर्म होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। पहले के जो बिड्स थे ना उसमें अगर इन्वेस्टर्स किसी कंट्री A का था और उसने कंट्री B में इन्वेस्ट किया है, तो अगर कंट्री B ने किसी तीसरी कंट्री C मान लो उसके साथ कोई और बिड साइन किया जिसमें ज़्यादा बेटर कंडीशंस दी गई थी, तो कंट्री A का इन्वेस्टर्स भी वही बेटर कंडीशंस मांग सकता था अंडर आपका MFN। समझ में आ गया? अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इन्वेस्टर अपने बेनिफिट के लिए चेरी पिकिंग करता था, अलग अलग ट्रीटीज से सिर्फ अच्छे अच्छे पार्ट्स उठा लेता था और होस्ट कंट्री पर प्रेशर बनाता था कि आपने उसके साथ तो ये साइन किया है तो मुझे भी उसका वो क्लॉज चाहिए अपने अग्रीमेंट में, आपने कंट्री D के साथ तो ये साइन किया है मुझे उसका ये क्लॉज चाहिए अपने अग्रीमेंट में। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। समझ में आ गया? लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार इसको हटा दिया गया है MFN को। तो इससे क्या रहेगा? कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट रहेगा सारे इन्वेस्टर्स के लिए। आपके साथ कोई एक ट्रीटी साइन हो गई तो अब आप उसमें कोई भी क्लॉज आप चेंज नहीं करा सकते हो। समझ में आ गया? तो ये चीज़ बढ़िया हो गई है। इसके बाद बिट में ना जनरल और सिक्योरिटी एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी या एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्शन लेती है तो वो इन्वेस्टमेंट रूल्स के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल आपका दिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज हो गए, नेशनल सिक्योरिटी हो गया। इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई लॉ या कुछ चेंज करता है तो वो गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा रिवाइज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो पहले जो आपका BIT साइन होता था ना उसमें ये क्लॉज था कि अगर इन्वेस्टर को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो डायरेक्टली आपका इंटरनेशनल कोर्ट में जाते थे, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में उस प्रॉब्लम को लेके। लेकिन अब
ये कहा गया कि पहले आप लोकल लेवल पे, जैसे इंडिया में कोई प्रॉब्लम है आपको, पहले आप इंडिया में सॉल्व करने की कोशिश करो। इंडिया के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाना भाई, समझ में आ गया। तो ये एक तरीके से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो गया, लोकल जुडिशियल सिस्टम का रिस्पेक्ट हो गया कि आपको करना ही पड़ेगा, वहाँ के लॉ सूट, वहाँ के जो भी कायदे कानून है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका ये BIT के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, इसकी डेफिनेशन बता दी है, डिस्प्यूट बता दिया है, पॉलिसी अपडेट हो गया सिंस 2015, ये सब आप लोग पढ़ लेना, कुछ भी इसमें इतना खास नहीं है, ना ही उतना इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली मैं बताऊं तो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। तो ये भी आपकी एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका काम ये है कि समुद्र वगैरह में जो नेविगेशन होते हैं ना, शिप्स इधर से उधर जाते हैं, उनको मतलब एक्सीडेंट ना हो, किस तरीके से नेविगेशन होना चाहिए, उन चीज़ों को लेके रूल्स वगैरह बनाने का काम जो है वो ये बॉडी करती है। क्लियर है ये चीज़? ताकि समुद्र में आपके सेफ़ और एफिशिएंट नेविगेशन हो सके और एक स्टैंडर्ड सेट कर सके कि इस तरीके से ये काम होगा, इस तरीके से शिपिंग होगी, ताकि जो हमारी शिपिंग है वो ज़्यादा सिक्योर हो सके, मरीन एक्सीडेंट्स कम हो। और इंडिया भी इसका मेंबर है और एक्टिवली हम लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग, कॉपरेशन और टेक्निकल गाइडेंस के थ्रू मैरीटाइम सेफ्टी को प्रमोट करता है। समझ में आ गया? अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो इंडिया ने अभी रिसेंटली सेकेंड सेशन ऑफ IALA काउंसिल में पार्टिसिपेट किया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, और ये कहाँ पे हुआ था? निस, फ्रांस में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इसका सेकंड सेशन कहाँ पे हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये UPSC आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपसे पूछ लेगा। समझ में आया? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इंडिया ने एज अ वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट किया था इसके सेकेंड सेशन में। इसके साथ साथ इंडिया जो है ना 2 बड़े इवेंट भी होस्ट करने वाला है। पहला तो आपका 3rd IALA जनरल असेंबली इन दिसंबर 2025 एंड द 21st IALA कॉन्फ्रेंस इन 2027, जो कि दोनों ही आपके कहाँ पे होंगे? मुंबई, महाराष्ट्र में होंगे। समझ में आ गया? ये आपका दिसंबर में होगा और ये आपका कब होगा? 2027 में होगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये ध्यान रखना, ये दोनों मेजर इवेंट्स इंडिया के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1957 में एज एन NGO की तरह इसको स्टैब्लिश किया गया था, जिसका एम था मैरीटाइम नेविगेशन को लेके कुछ ऐसे रूल्स बनाना, उनको इम्प्रूव करना, ग्लोबली कोऑर्डिनेशन वगैरह बनाना, ठीक है। तो 1957 में एज अ NGO इसको स्टैब्लिश किया गया। फिर 2024 में इसने अपना स्टेटस जो है अपग्रेड करके एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ताकि मैरीटाइम सेफ्टी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सेटिंग में अपना रोल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। समझ में आ गया? इसका पर्पस क्या है? इसका मेन एम है टू फॉस्टर द सेफ, इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट मूवमेंट्स ऑफ वेसल, ठीक है, थ्रू इम्प्रूवमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ एड्स टू नेविगेशन वर्ल्ड वाइड। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद मैंडेट, यानी कि इसके कुछ फंक्शंस, काम क्या है इसके मेन? पहला तो है हार्मोनाइज ग्लोबल मैरीटाइम नेविगेशन सिस्टम। डिफरेंट कंट्रीज़ के जो सिस्टम्स हैं उनमें एक कॉमन स्टैंडर्ड्स लाया जाए और उसके थ्रू काम किया जाए। फिर है प्रमोट मैरीटाइम सेफ्टी इनिशिएटिव्स, सी एक्सीडेंट्स हो गए, कोलिजन्स हो गए, एनवायरमेंटल डैमेज हो गया, उनको प्रिवेंट करने के लिए ट्रेनिंग, गाइडलाइंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सारी चीज़ों को ये प्रमोट करता है, ठीक है। फिर है आपका कोलैबोरेट विथ मेंबर स्टेट्स। फिर ये वही है आपका कि मेंबर स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट आपके मैरीटाइम इंडस्ट्रीज, इनके स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करता है। स्पेशली आपके जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आ सकता है, ऑटोनोमस शिप से रिलेटेड आ सकता है, कोस्टल इरोजन से लेके आ सकता है, तो इन प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करता है, ठीक है। तो यही था आपका इस बॉडी के बारे में। इसके बाद आ जाओ, अच्छा एक चीज़ और मैं तो बताना ही भूल गई, ये जो बॉडी है ना, इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर आपका फ्रांस में ही लोकेटेड है और इसमें टोटल 80 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स हैं। क्लियर है ये चीज़ ध्यान रखना, 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं और इंडिया भी इसकी मेंबर है। इसी वजह से एज अ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया ने सेकेंड सेशन जो है इसका अटेंड किया था, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है जंगेज़र कॉरिडोर, ठीक है। आप इसको ना बहुत ध्यान से समझना है, ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में सुना रही हूँ, ठीक है। तो ये नगोर्नो कैराबाख, ये जो रीजन है ना, ये आपका इंटरनेशनली अज़रबैजान का पार्ट है। इधर आ जाओ ज़रा, इधर दिख रहा है आपको ये मैप पूरा, ये आपका हो गया येलो वाला अज़रबैजान, ये आपका टर्की हो गया और ये आपका अर्मेनिया हो गया। क्लियर है ये चीज़? तो ये जो रीजन है ना, ये अब अज़रबैजान का पार्ट है, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ये वाला, ठीक है, नागोर्नो काराबाख वाला रीजन, ठीक है।
तो ये इंटरनेशनली अज़रबैजान का पार्ट माना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है ना यहाँ पे वो आर्मेनियंस की है, ठीक है, एथनिक आर्मेनियंस की है। तो 1970 से लेकर अब तक आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच इस रीजन को लेकर ना कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, कई बार वॉर हो चुके हैं। सबसे रिसेंट आपका 2020 में हुआ था, जिसमें अज़रबैजान ने ये जो रीजन है ना इसका काफ़ी एरिया जो है वापस ले लिया, नागोर्नो काराबाख वाले रीजन का। समझ में आ गया। अब ये जो आपका ये वाला एरिया है ये है जंगीज़र कॉरिडोर। अब इस कॉरिडोर को लेके भी इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है चलता रहता है, ठीक है। ये आपका जंगीज़र कॉरिडोर ये है क्या, तो ये आपका 43 किलोमीटर्स का एक लॉन्ग ट्रांसपोर्ट रूट है जो अज़रबैजान को उसके एक्सक्लेव, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो येलो वाला पार्ट है ये अज़रबैजान का रीजन है, ठीक है। तो ये अगर अज़रबैजान का पार्ट है, जंगीज़र कॉरिडोर अगर हो जाता है मान लो ये वाला पार्ट, तो अज़रबैजान अपने रिमेनिंग पार्ट से भी ज्वाइन हो जाएगा। तो ये जो जंगीज़र कॉरिडोर है ना ये अज़रबैजान को उसके एक्सक्लेव नाख्चिवान, ये वही रीजन है, ठीक है, इससे डायरेक्टली कनेक्ट करेगा थ्रू आर्मेनिया, ठीक है। नाउ इस रूट से अज़रबैजान और उसके अलाई जो है ना ये टर्की से डायरेक्ट लैंड बॉर्डर एक तरीके से यहाँ से शेयर कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी कनेक्टिविटी। तो अब हुआ क्या, अब इस चीज़ को लेके ना इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, ठीक है। तो टर्की ने आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों से अपील की है कि वो जंगीज़र कॉरिडोर ओपन करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स ले, क्योंकि ये कॉरिडोर इन दोनों ने बंद कर रखा है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर है ये चीज़। तो वो बोला है, टर्की ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कॉरिडोर खुलता है तो रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड, पीस एफर्ट्स वगैरह इस चीज़ को बूस्ट मिलेगा। लेकिन असली मोटिव ये भी है कि टर्की अज़रबैजान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक एक अनइंटरप्टेड तुर्किक लैंड रूट स्टैब्लिश करना चाहता है। समझ में आ गया। तो ये टर्की का वो है पूरा सीन। अब इधर आ जाओ, इसके बारे में समझते हैं। ये जो जंगीज़र कॉरिडोर है ना इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अज़रबैजान के बाकू पोर्ट को आपके जो ये वाला रीजन है बचा हुआ, इस रीजन से लैंड के थ्रू कनेक्ट करना। इसको नचीवन ऑटोनोमस रीजन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। और जितनी भी ये टेरिटरीज हैं इनको आपस में ज्वाइन कर देगा ये, ठीक है। अब इंडिया को इस कॉरिडोर से कंसर्न ये है कि ये जो कॉरिडोर है ना छाबार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक कंपीटिंग ट्रेड रूट बन सकता है अगर ये खुल गया तो, क्योंकि अभी छाबार पोर्ट से होते हैं तो अब इससे होने लग जाएंगे, जिससे इंडिया की रीजनल कनेक्टिविटी और स्ट्रैटेजिक लेवरेज जो है वो कम हो सकती है, स्पेशली सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ ट्रेड करने में, ठीक है। तो बस यही सारा एक ऑल्टरनेटिव पाथ बन जाएगा। तो इंडिया का जो पाथ है उसको ना चूज़ करके लोग ये पाथ भी चूज़ करने लगेंगे। इतना सही था। बाकी आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, यही आपसे पूछेगा और कुछ इस टॉपिक में है नहीं, ठीक है, पूछने लायक। इसके बाद आ जाओ, हमारे पास है नेक्स्ट। तो ई पासपोर्ट नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट एक अपग्रेडेड वर्जन होता है ट्रेडिशनल पेपर पासपोर्ट का, जिसमें एक एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो होल्डर की बायोमेट्रिक और पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सिक्योरली स्टोर करती है। समझ में आ गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी रिसेंटली ई पासपोर्ट एंड पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब ये है क्या ई पासपोर्ट? तो वही ई पासपोर्ट एक आपका कंबाइंड पेपर प्लस इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होता है, जिसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप होती है और एंटीना एम्बेडेड होता है पासपोर्ट के कवर में। इस चिप में पासपोर्ट होल्डर की पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जैसे फ़ोटो, फिंगरप्रिंट वगैरह डिजिटली स्टोर होती है। इसका सिक्योरिटी फाउंडेशन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI पर बेस्ड होता है, जिसमें डेटा डिजिटली साइन होता है ताकि कोई भी उसे टेम्पर ना कर सके, हैक ना कर सके एक तरीके से, ठीक है। ये जो ई पासपोर्ट है ना ये फेक पासपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं ना उनसे प्रोटेक्शन देता है और बॉर्डर पर रियल टाइम वेरिफिकेशन से पासपोर्ट की ऑथेंटिसिटी कंफर्म होती है, जिससे इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा सिक्योर, फास्ट और रिलायबल आपका बन जाता है। समझ में आ गया। तो ये था आपका ई पासपोर्ट। आई होप फाइनली इंटरनेशनल रिलेशंस ख़त्म हुआ हमारा। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है इकोनॉमी। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, क्या करें, इसको कर ले, एक दो टॉपिक इसके कवर कर लेते हैं आज। तो पहला तो है आपका रूरल इंडिया, द न्यू इंजन ऑफ इंडियाज़ कंज्यूमर मार्केट। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज के लिए ना इतना ही रखते हैं। आई एम सॉरी, मेरा मन था कि मैं इकोनॉमी भी कवर करा दूँ, बट वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे 15-20 मिनट के आसपास की बन चुकी है।
तो इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लस नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग इकोनॉमी ही टाइटल डाल दूंगे मैं, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स, डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमी पूरा करा दूंगी। एंड कोई डाउट है देन डू लेट मी नो। और ये मैगजीन अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और बाकी जो भी नोट्स वगैरह जो भी मैंने इस्तेमाल किए होंगे वो इसके और जो पिछली वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशंस जब मैंने कराया था वो वाले सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। और कोई डाउट है तो बताना मुझे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।